नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करेंगे, जिसमें इससे पहले अवतल दर्पण में बताए थे। अभी हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण में आपसे पूछेगा सवाल पूछने का बहुत तरीका है कि गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करें। अगर ऐसे पूछता है तो दो तरह से प्रूफ होता है, एक उत्तल में और एक अवतल में। आप किसी में कर दीजिएगा, इससे पहले भी बताए थे। अगर आपसे पूछता है कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करें तो आपको उत्तल में ही करना पड़ेगा। अगर अवतल में पूछता है तो अवतल में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम उत्तल में आपको बता रहे हैं, इससे पहले अवतल में बता चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका भी समझते चलिए। देखिए, पूछता है उत्तल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u साबित करें। ऐसे भी पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करें। डायरेक्ट आपको ये बोल देगा, या ऐसे कहेगा कि उत्तल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करें, या उत्तल दर्पण में UVF में संबंध बताए। तो UVF में संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेशन, रिश्ता। तो UVF ऐसा एक रिलेशन बताइए, संबंध बताइए, फार्मूला बताइए, जो भी है जिसमें तीनों शामिल हो। तो यही एक फार्मूला होता है जो तीनों इसमें शामिल है। वरना एक और भी हम आपको प्रूफ करके पहले बता चुके हैं, 2F। तो इसमें R और 2F के बीच संबंध है। इसमें U और F है कहाँ? F है लेकिन U भी नहीं है। इसीलिए प्रूफ करते समय ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं। एक चीज को समझते चलिए। अब उत्तल दर्पण में बोल रहा है तो हम लोग सबसे पहले चित्र की ओर देखेंगे कि ये उत्तल दर्पण है या नहीं है। ये उत्तल दर्पण है ना जी? उत्तल दर्पण है, क्योंकि अंदर से कलई किया हुआ है। ठीक है ना? तो ये उत्तल दर्पण हम आपको एक चित्र के द्वारा बता रहे हैं, और इसमें जो जो घटनाएं हुआ है उसको यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो आपको भी इसी तरह लिखना होगा। ये लिखने का तरीका है, और 6 नंबर में परीक्षा में आता है। और किसी भी बोर्ड में 6 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा। बिहार बोर्ड में 6 नंबर में आता है, अदर बोर्ड में 5 नंबर में भी आ सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेशन न्यूमेरिकल भी आता है। तो न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना है। अगर इस फार्मूला को अगर याद करते हैं तो न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो आइए चलते, सबसे पहले इस फिगर का वर्णन करते हैं। यहाँ क्या लिखे हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए, हमने लिखे हैं, माना कि XY एक उत्तल दर्पण है। ध्यान से देखिएगा, ये XY है, क्या है? उत्तल दर्पण है, जिसमें हमने क्या लिखा? P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र। अब फिगर में आइए। माना कि XY एक उत्तल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, देखिए यहाँ P ध्रुव है, F फोकस है जिसको मुख्य फोकस भी बोलते हैं, और C क्या है? वक्रता केंद्र है। उसके बाद हम लिखे हैं AD एवं AP आपतित किरण है। देखिए AD एवं AP ये सब आपतित किरण है, मतलब आने वाला है ना? तो AD एवं AP आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब लौट जाना। दर्पण से देखो यहाँ टकरा कर लौट रहा है, ये टकरा कर इधर लौट रहा है, पता चल रहा है ना? देखिए AD जो है M की ओर लौट रहा है, और AP किधर? N की ओर लौट रहा है। तो हम यही लिखे हैं यहाँ पे कि जो दर्पण से परावर्तन के बाद M तथा N की ओर लौट जाती है। देखिए लौट जाती है जो बिंदु B पर आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से समझिए, ये लौट रहा है इधर M की ओर, इसको पीछे डॉट 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 से मिला रहे हैं। तो देखिए B पर मिल रहा है, फिर उसी तरह N की ओर लौटा, लेकिन पीछे की ओर डॉट डॉट मिलाने पर क्या आ रहा है? B पर आ रहा है। तो ये दोनों B पर क्या आ रहा है? मिल रहा है। तो वहां पे मिलने के बाद क्या बना रहा है? प्रतिबिंब बना रहा है। तो प्रतिबिंब बना रहा है। उसके बाद फिर क्या लिखे हैं? जो बिंदु B पर आती हुई प्रतीत होती है, ये हो गया। वस्तु OA को देखिए, वस्तु OA को दर्पण के प्रधान अक्ष पर, ये बड़ा वाला लाइन जो होता है ये प्रधान अक्ष होता है, मेन अक्ष, मुख्य अक्ष, मेन यही है। ये नहीं रहेगा तो फिर इसका कल्पना नहीं होगा चित्र का, समझ गए? तो ये दर्पण के प्रधान अक्ष पर वस्तु OA को क्या रखा गया है? लंबवत रखा गया है, जिससे प्रतिबिंब BI, देखिए ये वस्तु रखा गया है जिसके कारण प्रतिबिंब क्या बन रहा है? BI। क्या बन रहा है? आभासी। हम बताए थे कि जिस तरफ वस्तु हो उसके विपरीत तरफ प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बनता है? आभासी।
या उसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। और फिर क्या है, सीधा भी है, जिस तरह वस्तु है उसी तरह क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है ना। तो अब प्रकृति क्या हो गया बताए ना अभी, आभासी और सीधा है। ठीक है ना। और उसके बाद वस्तु से क्या है, आकार में छोटा है। तो इतना सारा बात लिखना नहीं है, मुख्य बातें लिखना रहता है। हमने क्या लिखा है, जिससे प्रतिबिंब भी है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, कहीं और नहीं। देखिए ये प्रधान अक्ष पर ये भी है और ये भी है, समझ गए। तो यही आपको लिखना है मेन चित्र में देख करके। फिर से एक बार रिपीट देखिए, समझिए। माना कि एक्स वाई उत्तल दर्पण है, जिसमें P ध्रुव, A फोकस, C AD एवं AP आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद M तथा N की ओर लौट जाती है, जिससे क्या हो रहा है, बिंदु B पर आती हुई प्रतीत होती है। हो गया। अब क्या है, वस्तु OA को प्रधानक्ष पर लंबवत रखा गया है, जिससे BI प्रतिबिंब BI आभासी सीधा और वस्तु से क्या है, छोटा प्रतिबिंब दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री, एकदम सीधा जैसे दीवार रहता है, समझ गए। तो ये इसका अवधारणा है। जिस तरह थ्योरम में हम लोग दिया हमें लिखते हैं ना, वही ये है। तो इसमें जो चित्र में घटना हुआ यहाँ पे लिखेंगे, जिस तरह हम लोग मैथ में थ्योरम में दिया हमें लिखते थे। अब हम लोग को प्रूफ करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज बारी बारी से लेकर के इसको साबित करेंगे, जैसे इससे पहले वाला में किए थे। देखिए एक त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, AOP है और ये कौन त्रिभुज है, समकोण। देखिए यहाँ समकोण बना। एक त्रिभुज BIP है, ये भी क्या है, समकोण है। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं नाउ समकोण त्रिभुज AOP एवं समकोण त्रिभुज BIP। ये दोनों में हम लोग देखते हैं क्या क्या इक्वल है, बराबर है, समझ गए। इससे पहले भी हम बताए थे कि ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे साबित। समरूप का शर्त होता है कि दो गो त्रिभुज अगर ऐसे दिया रहे, इससे पहले वाला में भी बताए थे ABCDEF। ध्यान से देखो, जो बच्चा नहीं आया था समझिए, ये नहीं समझ में आएगा, थ्योरम नहीं आएगा समझ में। ये हम बताए थे कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर होता है, तो उसके संगत भुजाएं अनुपातिक एवं बराबर होते हैं। जैसे इसका संगत कोण अब कौन होता है, देखिए A का संगत कोण क्या होगा, D। तो E बराबर अगर हो जाएगा, हुआ ना। और फिर B का संगत कोण कौन होगा, दूसरा त्रिभुज में E। और फिर कोण C का संगत कोण क्या होगा, कोण F। अगर दो त्रिभुज में इस तरह से अगर कोण बराबर हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण। अगर ऐसे बराबर रहेगा तो इसके संगत भुजाएं क्या होते हैं, अनुपातिक और बराबर होते हैं, समझ गए ना। तो अनुपातिक संगत भुजा अब कौन होगा, अगर इसका आधार ले रहे हैं इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज का क्या होगा, आधार होगा, समझ गए। और इसका ऊंचाई लेंगे तो इसका भी ऊंचाई लेंगे। तो इसमें तो खैर ऊंचाई अभी नहीं है, तो इसके इधर वाला AB लेंगे तो इधर क्या लेंगे, DE। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, AB बटा DE। अब बराबर भी होता है किसका, अगर BC लेंगे तो BC, और इधर वाला क्या हो जाएगा, EF। फिर इधर से AC और फिर क्या हो जाएगा, DF। समझ में आया। अगर ये संगत कोण बराबर हो जाएगा दो त्रिभुज में, तो इसका संगत भुजाएं भी क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं, और एक दूसरे में क्या होते हैं, इक्वल, बराबर होते हैं, समझ गए। ये रूल है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा, उस दिन भी बताए थे। फिर से समझिए क्या होगा, अगर ये AB भुजा लिए तो इस त्रिभुज में DE भुजा रहेगा अनुपातिक में। और याद रखना, अगर इस त्रिभुज में पहले भुजा AB लिए हैं, तो अगला जो बराबर होगा उसमें भी पहले त्रिभुज इसी का ऊपर रहेगा, यानी पहले वाला त्रिभुज का सब भुजा क्या रहेगा, ऊपर, बाद वाले त्रिभुज का सब भुजा नीचे रहेगा। ये न कि ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसका आधार अनुपात में है तो इसका भी आधारे लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए BC है इसका, तो EF है, देखो है ना BC बटा EF। इसके साइड इधर वाला लेंगे तो इसको भी इधर वाला,
एकदम सेम अनुपात में करेंगे। समझ में आया? ये समरूप त्रिभुज का क्या है, शर्त है, हम लोग आगे पढ़ेंगे मैथ में। हम बताए थे कि मैथ और फिजिक्स दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो इसको समझना होगा, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। तो चलिए अब चलते हैं इस त्रिभुज में। देखो AOP, देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है AOP में, अब BIP में कहाँ आई के पास बन रहा है ना। तो कोण OA AOP और कोण BIP कैसे, 90 डिग्री से दोनों बराबर हो गया। दो त्रिभुज में हम लोग कोण को बराबर करेंगे तभी अनुपातिक होगा, पहले भी बताए हुए हैं। अब देखो इस त्रिभुज में AOP में देखिए ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। कोण I बराबर कोण R होता है ना, ध्यान से देखिएगा। APO बराबर कोण क्या हो जाएगा, OPN या NPO होगा ना जी। NPO जहाँ कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं, ध्यान से समझिएगा। और फिर ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा R। कैसे, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण से, होगा ना जी। तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तब ना BIP में आएंगे। उस त्रिभुज में ना बराबर करना, तो कोण क्या हो जाएगा, BPI या PIB, क्या ना होगा, ठीक है देख लो BPI। अब बताइए ये और ये दोनों किससे बराबर हुआ, प्रकाश के परावर्तन नियम से। और ये वाला इसके बराबर हो कैसे, सम्मुख कोण से नहीं होता है। अरे आमने सामने का ये वाला बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि कोण I बराबर कोण R और सम्मुख कोण से, दोनों से ना हुआ, दोनों लिखेंगे। तो इसीलिए अब क्या हो गया, दो त्रिभुज में दो कोण एक दूसरे के बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOP, ये समरूप का साइन है, त्रिभुज BIP कैसे, AA समरूपता से। अब चलिए दो त्रिभुज में देखिए कोण बराबर हो गया, तब भुजाएं अभी बताए थे क्या हो जाएगा, अनुपातिक। तो ये इसका ऊंचाई और इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, अनुपातिक में। तो बोलिए AOP में ऊंचाई कौन है, AO। BIP में ऊंचाई कौन है, BI। ऊंचाई का अनुपात होगा। चलिए अब ले लेते हैं आधार। AOP में आधार कौन है, OP। इसमें आधार कौन है, PI। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक फर्स्ट समीकरण हो चुका। अब यहाँ से हम लोग दो और भी त्रिभुज है उसमें अनुपातिक करते हैं। एक समकोण त्रिभुज AOC और दूसरा BIC। ये दोनों समकोण त्रिभुज में हम लोग फिर उसी तरह सेम काम करेंगे, पहले इक्वल करेंगे कोण। तो देखिए कोण AOC, देखिए AOC, देखिए O के पास 90 डिग्री, BIC तो I के पास 90 डिग्री, तो कोण BIC कितना होगा, 90 डिग्री से इक्वल हो जाएगा। अब फिर देखिए AOC BIC दोनों में कॉमन क्या दिखता है आपको, C। यस सर, C है ना जी। देखिए AOC BIC C दोनों में शामिल है, इसका मतलब कि ये कोण C जो है दोनों त्रिभुज में शामिल है। और जब दोनों त्रिभुज में शामिल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। समझेगा, उभयनिष्ठ कोण, समझ गया। जो दोनों में शामिल होता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ACO BCI क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, हिंदी में अजीब टाइप का लग रहा है, ठीक है ना। हो गया। अब दो बताया है कि दो त्रिभुज में दो कोण अगर इक्वल हो जाए तो तीसरा अपने आप हो जाता है, और इसीलिए ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप ना।
BIC कैसे होगा? AA समरूपता से, ठीक से लिख लीजिएगा। चलिए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अब जब दो त्रिभुज में बताया क्या, दोनों त्रिभुज में कोण अगर इक्वल हो गया तो उसका भुजाएं भी क्या होगा, इक्वल होगा, अनुपातिक होगा। तो बोलिए AOC में क्या हो जाएगा, OA ऊंचाई और BIC में BI, तब करो AO बटा BI, आधार ले लो इसका OC, इसका आधार क्या होगा IC। अब कहिएगा एक और भी तो हो सकता है ना, कौन, AC और BC, उसका जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसीलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जिसका जरूरत होता है उसी का पूजा होता है, समझ गए ना। बिस्किट खाते हैं, बिस्किट खरीदते हैं ना जी, तब बिस्किट में चिमकी भी देता है, नहीं रहता उसमें डब्बा, उसको भी खा जाते हैं। तो कुछ ऐसे चीज है जिसको नहीं जरूरत है तो उसको बिक देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए समीकरण फर्स्ट में देखिए, हम यहाँ पे AO बटा BI का मान क्या है, OP बटा PI, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या, AO, नहीं इसी को बढ़ाते चलेंगे, AO बटा क्या BI, OC बटा IC, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोगों को फिर वही तो लिख दिए, हमको ये ना लिखना है AO बटा BI का मान OP बटा PI, ये गलती हो गया था। चलिए अब इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए हम बताए थे पहले कि OC बटा IC, OC IC, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि जब भी दूरियां मापी जाती है किसी भी दर्पण में, तो कहाँ से, ध्रुव से, तो ध्रुव इसमें शामिल है नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए ध्यान से चित्र में देखिए, OC को हम लोग क्या लिखेंगे, OP प्लस PC लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं OP प्लस PC। अगर अब P इसमें शामिल हो गया तो अब इसका दूरी मालूम हो गया, OP, तो देखो O क्या है, वस्तु, तो ये वस्तु दूरी हो गया। अब PC वक्रता त्रिज्या की दूरी हो गया ना। अब देखो नीचे IC है, IC, अब इसका भी दूरी नहीं मालूम है, इसको भी P को शामिल करो, तो यहाँ से PC में से किसको घटा दो, PI को, तो IC आ जाएगा, नहीं आएगा, PC में से PI को घटा दो तो IC बचेगा ना, पहले वाला में बता, हाँ, तब PC में से क्या घटा देंगे, PI को ना, PC में से PI घटाएंगे तब ना फिर IC बच जाएगा। तो वही बात हो रहा है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जा रहा है, क्योंकि उसमें ध्रुव शामिल होना चाहिए तभी ना दूरी होगा, पहले भी बताए थे। चलिए यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे चिन्ह प्रपाटी के नियम से, मालूम है ना। तो क्या OP क्या है, OP क्या है, वस्तु दूरी, और उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होता है, माइनस, कोई भी दर्पण हो वस्तु दूरी क्या होता है, माइनस में। चलिए अब प्रतिबिंब दूरी PI, यही ना है, तब प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्लस में, इधर से आपतित किरण है, इधर बन रहा है, दर्पण के इधर ना बन रहा है, तो धनात्मक ना हो जाएगा, तब प्लस में भी, वैसे भी उत्तल दर्पण में प्लस में होता है। चलिए अब OP यहाँ भी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -U, अब प्लस PC है, PC ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, तो R ना होगा, क्या पढ़ता है सब, चिन्ह प्रपाटी के नियम में ये सब बताए हुए। चलो PC का क्या हो जाएगा, यहाँ भी नीचे है R, आई माइनस PI है, PI क्या है, PI प्लस भी ना होगा, PI क्या है, वस्तु दूरी है कि प्रतिबिंब दूरी, ये प्रतिबिंब ना है, प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, V से, सब बता चुके हैं, तब V लिख देंगे। अब प्लस में होता है लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से ही इसमें है तो रहेगा। अब यहाँ पे कोष्ठ में लिख देंगे चिन्ह परिपाटी से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, लिख दीजिएगा
आपसे पूछेगा कि ई सब का मान आप ई सब कैसे रख दिए, तो ये चिन्ह पर पार्टी से, ठीक है ना। अब चलो इसको क्रॉस गुना कराइए, तो यू को आर से, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस यू आर, फिर माइनस माइनस प्लस यू भी, फिर इसको इससे, तो माइनस यू भी, अब भी अप आर, भी आर हो गया ना। अब एक जैसा वाला को एक तरफ कीजिए, देखिए यू भी इधर ले आइए, है ना। आर वाला देखो एक इधर है, तो इसको भी उधर ले जाओ, चलिए ले आइए, क्या हो जाएगा, यू भी ये वाला है, ई वाला को इधर ले आइए, तो माइनस में तो किस में हो गया, प्लस में। अब भी आर देखिए पहले से था, इसको इधर ले जाइए, यू आर हो गया ना। अब ये दोनों को जोड़ दो, दोनों सेम ना है। अब देखिए क्या हो गया, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, आर, भी प्लस यू होगा ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू यू भी लिख सकते हैं। आई आर क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, यहाँ क्या बचेगा, भी प्लस यू, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, देखिए ये टू रहेगा, यू भी को इसके नीचे ले जाएंगे, ध्यान से समझो, यू भी को कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2/r, यू प्लस भी लिखो या भी प्लस यू लिखिए, एक ही बात है, क्या हो जाएगा नीचे, यू भी, ठीक है ना। देखो भी प्लस यू था, यहाँ यू प्लस भी लिख दिए, गड़बड़ा गया ना, गड़बड़ा गया, वही ना है, ठीक तो है, उधर है उधर, चलो यू। अब चलो सेपरेट डिवीजन कर दीजिए, 2/r, सेपरेट डिवीजन में बताए थे ना, ये दोनों के नीचे यू भी से भी कटा, यू से यू कटा। अच्छा इसके बारे में बताए थे 2/r के बारे में, हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला, r बराबर 2f, पढ़े थे ना, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो r/2, यहाँ क्या बचा, f, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इस दोनों को उलट दो, क्या हो जाएगा, 2/r, बोलिए, तो 2/r का मान 1/f आया, तो यही हम लोग लिख देते हैं, 2/r के बदले 1/f, यहाँ पे क्या बचा, 1/v, और यहाँ पे क्या बचा, 1/u, यही ना प्रूफ करना था। तो ये इम्प्लाई का चिन्ह हटा के इसलिए लास्ट में लिखिएगा, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आवर्धन सूत्र पढ़ेंगे। इससे पहले हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़ा दिए थे, अभी हम लोग आवर्धन सूत्र जानेंगे। आवर्धन, क्या बात करती, पढ़ो नहीं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं। देखिए आवर्धन सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में जानिए। आवर्धन सूत्र किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, ये सब जानिए। आपसे सवाल पूछने का तरीका तरह तरह हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं आवर्धन किसे कहते हैं, ये सिंपल है। फिर उसके बाद बोला इसका व्यंजक प्राप्त करें, या m बराबर HI/HO बराबर -V/U, इतना बराबर इतना साबित करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। या कहेगा कि आवर्धन सूत्र प्राप्त करें, तो सब का आंसर यही रहेगा, ठीक है ना। बस खाली ये वाला आपको नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, क्योंकि आपसे अगर पूछेगा तब ना कि आवर्धन सूत्र आवर्धन किसे कहते हैं, तब ये लिखिएगा। नहीं पूछेगा तो आप सीधे क्या लिखिएगा, आपसे पूछेगा आवर्धन सूत्र प्राप्त करें, तो आप सीधा ये फिगर बनाना है और ये वाला लिखना है, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, इसका सूत्र प्राप्त करें, इसका व्यंजक प्राप्त करें, तो तब आपको सब लिखना है, समझ गए ना। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए एक हम लोग दर्पण बनाएंगे और उसमें प्रतिबिंब की स्थितियां बनाएंगे। अब आपको इसमें उत्तल अवतल दोनों में किसी में कर सकते हैं। मैं आपको फिलहाल उत्तल दर्पण में करके बता रहा हूं, आप अवतल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण में हम बता रहे हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन का फार्मूला होता है, देखिए
फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसी को डेफिनेशन में चेंज करेंगे परिभाषा में, तो कैसे करेंगे समझिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए इस फिगर में प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन है, बी आई, अब वस्तु की ऊंचाई ए ओ, इसी को अनुपात में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आवर्धन। समझ गया, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, लिख लीजिएगा नोट में, समझ गए। जैसे अब वस्तु दूरी को मीटर सेंटीमीटर करिएगा ना, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये आवर्धन यूनिट लेस होता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर से एक बार समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन। अर्थात आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसीलिए इसको छोटा एम से लिखते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई को एच हाइट बोलते हैं, और प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे एच आई लिखे हैं। और वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई एच बोलते हैं, और वस्तु को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं, एच ओ। बहुत ये समझ रहा है, एच ओ ऐसा है, ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपको छोटा सा लगाना है। एच आई ऐसे नहीं है, एच थोड़ा सा आई यहाँ पे लगाइए, समझ गए। गलती ये मत उतार लीजिएगा, समझते चलिए। देखिए तो ये आपको इंग्लिश में ऐसे ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। अब आपको इसमें एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम फिगर बना दिए हैं आपको, देखिए। और फिगर के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे दर्पण सूत्र प्राप्त किए थे ना उत्तल और अवतल में, उसी तरह इसको भी लिखना है, सेम टू वही लिखना है। क्या लिखेंगे, माना कि एक्स वाई एक उत्तल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है, एडी एवं एपी आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद एम तथा एन की ओर लौट जाती है। देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद एम और ये क्या हो रहा है, एन की, आई दोनों आपतित किरण है, एडी और एपी, ठीक है ना। याद कर लीजिए, यही पे याद हो जाएगा, यहाँ से समझिए, लौट जाती है। अब वस्तु ओए को देखिए, यहाँ पे हम जो लिखे हैं वही चीज बोल रहे हैं। देखिए वस्तु ओए को प्रधान अक्ष पर लंबवत रखा गया है, 90 डिग्री के साथ रखा गया है, जिससे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बी आई आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रधान अक्ष पर ही क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यही यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे हैं, आभासी सीधा प्राप्त होता है। वस्तु की ऊंचाई ओए और प्रतिबिंब की ऊंचाई बी आई है। देखिए वस्तु की ऊंचाई क्या है, ओए, और प्रतिबिंब की ऊंचाई बी आई। अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज में चलते हैं, ए ओ पी बी आई पी, दोनों में क्या करते हैं, कोण इक्वल करते हैं समरूप त्रिभुज की तरह। तो देखिए ए ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, बी आई पी, 90 डिग्री से देखो ए ओ पी बी आई पी, दोनों के पास 90 डिग्री बढ़ रहा है ना। उसके बाद फिर देखिए ए पी ओ बराबर बी पी आई। देखिए ए ओ पी बराबर नहीं, ए ओ पी एन पी ओ, प्रकाश के परावर्तन के नियम से होगा ना जी, तो एन पी ओ। अब फिर देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण से ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पी आई, लिख लेंगे कोण आई बराबर कोण आर और सम्मुख कोण से, दोनों लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब दो त्रिभुज में दो कोण इक्वल हो तो क्या हो जाते हैं, समरूप, तो लिखेंगे इसीलिए ए ओ पी समरूप त्रिभुज क्या है, बी आई पी। कैसे, ए समरूपता से, यानी एंगल समरूपता से, ठीक है ना।
क्योंकि दो गो एंगल बराबर हुआ है, इसीलिए दो गो ए लिखेंगे। समझ गए। अब चलिए, ये समरूप हो गया तो उसका भुजाएं क्या हो जाती हैं? अनुपातिक। यहाँ से चलिए देखिए, इस त्रिभुज में AOP में कौन है ऊंचाई? AO। इस त्रिभुज में इसका क्या है वस्तु दूरी? OP। इसका PI। चलिए, AO क्या है? वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? HO से। आप प्रतिबिंब की ऊंचाई के HI से ना। चलिए, OP क्या है? वस्तु दूरी माइनस U ना। अब PI प्रतिबिंब दूरी V। हो गया। परिभाषा में क्या है? HI ऊपर है, HO नीचे है, तो इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? HI बटा HO। तो इधर का भी ना उल्टेगा, तो माइनस V बटा U। ठीक है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं कि M बराबर माइनस V बटा U। हो गया प्रूफ। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये तो ठीक है, इसीलिए ये वाला भी बराबर है, M के बराबर ये भी है और M के बराबर ये भी आ गया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? M बराबर HI बटा माइनस V बटा U। प्रूफ हो गया। ठीक है ना। देखिए ये आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।